हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने कुछ 50 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करे थे जो कि हमारे स्टेटमेंट और कंक्लूजन थे, और वो सारे क्वेश्चंस हमारे टाइप 1 के क्वेश्चंस थे। यानी ज़्यादातर जो क्वेश्चन हमारे बेस थे वो पहले टाइप के क्वेश्चन थे जो हमारी परीक्षा में पूछे गए। आज जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो भी हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन है, लेकिन अब हम उनको थोड़ा और आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यानी जो आपने पहले डिस्कस करे क्वेश्चंस वो तो आपको पता होने चाहिए, और उसी तरीके के जो सवाल हैं आपसे पूछे जा रहे हैं परीक्षा में। और अब जो हम सवाल आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ये भी आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, तो इनको भी उन्हीं तरीके से उसी अप्रोच के साथ करना है जिस अप्रोच के साथ हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे। तो अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है और हमें इससे क्या जानकारी मिलती है। अब विवरण क्या कहा गया है, स्टेटमेंट क्या दी गई है। नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ कनाडा हैज बीन स्टॉप्ड ड्यू टू हैवी स्नोफॉल इन कनाडा। कनाडा के लोगों की सामान्य जीवन शैली कनाडा में भारी हिमपात के कारण रुक गई है। यानी कनाडा में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, उसकी वजह से जो नॉर्मल लाइफ है कनाडा की वो क्या है, थोड़ी रुकी हुई है। यानी थोड़ी जो लाइफ है उसकी जीवन शैली पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अब इसका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन क्या निकलता है। The government of Canada should take measures to help people and not to cause loss of life and property. कनाडा की सरकार को लोगों की मदद करने और जीवन और संपत्ति की हीन ना होने देने के लिए उपाय करना चाहिए। तो अब ये जो है हमें यहाँ से पता चल रहा है। दूसरा, द गवर्नमेंट शुड आस्क ऑल सिटीजन्स टू स्टे इंडोर्स टिल द वेदर चेंजेस। सरकार को सभी नागरिकों से मौसम बदलने तक घर के अंदर रहने के लिए कहना चाहिए, और ऐसा जो है उन्हें बताना चाहिए। तो अब इसका जो ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ, और फिर आप अपने बताइए आपको क्या आंसर लगता है। उसके बाद हम इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, अब इसको दोबारा अगर आप पढ़ें तो उसमें बोला गया कि जो सामान्य जीवन शैली है कनाडा के लोगों की वो क्या हो गई है, रुक गई है। किसकी वजह से? भारी जो है हिमपात होने की वजह से। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? कनाडा की सरकार को लोगों की मदद करना और जीवन और संपत्ति को हानि ना होने देने के उपाय करने चाहिए। तो ये करना चाहिए। हम यहाँ से ये पता लगा सकते हैं क्योंकि जो उनकी सामान्य जो जीवन शैली है वो अगर उसी में किसी तरीके का जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है तो सरकार का जो है ये काम बनता है। क्या सरकार को सभी नागरिकों को मौसम बदलने तक घर में के अंदर रहने के लिए कहना चाहिए? तो ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि ऐसा कहीं दिया गया है, क्योंकि पहले से ही जो जीवन शैली है वो हमारी जो है इधर उधर जो है तहस महस हो गई है। तो यानी सिर्फ निष्कर्ष एक का पालन करता है, तो जो पहली निष्कर्ष वही है वही हमारा जो है फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्या है कथन क्या है देखते हैं। स्पीकिंग अबाउट द टीम मैनेजर सेड the player have done a great job in this session by bringing out the best in the 6 matches played this season. टीम के बारे में बात करते हुए टीम मैनेजर ने कहा, क्या कहा? खिलाड़ियों ने इस सीजन में 6 मैच खेलकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके बहुत अच्छा काम किया है। तो प्लेयर प्लेड अ टोटल ऑफ 6 गेम। तो खिलाड़ियों ने क्या 6 गेम यानी कुल मिलाकर 6 खेल खेले हैं। टीम मैनेजर इज प्राउड ऑफ हिज प्लेयर्स। क्या टीम मैनेजर को अपने खिलाड़ियों पे गर्व है? तो देखिए, जब टीम मैनेजर ने ऐसे टीम जो मैनेजर है वो तारीफ कर रहा है कि ग्रेट जॉब किया, ऐसा किया, तो यानी वो प्राउड कर रहा है, उसको गर्वान्वित है। तो क्या खिलाड़ियों ने इस सीजन में 6 मैच खेलकर, तो क्या इस पूरे सीजन में 6 मैच थे? तो बिल्कुल यहाँ पर हमें दोनों कथनों के बारे में पता चल रहा है। तो ऑप्शन डी यानी दोनों निष्कर्ष जो है वो सही है, क्योंकि यहाँ से हमें दोनों के बारे में जानकारी मिल रही है कि जो खिलाड़ी है उन्होंने 6 मैच खेले, और जो गेम का जो मैनेजर है, जो टीम का मैनेजर है, उसे अपने खिलाड़ियों के प्रति क्या है, खिलाड़ियों पर गर्वान्वित है वो। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट, मिस्टर विनीत इज वन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ डीन ऑफ द प्रेस्टिजियस डीम्ड यूनिवर्सिटी एक्स। तो कोई एक्स यूनिवर्सिटी है, उसमें मिस्टर श्री विनीत प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के डीन के पद के लिए छोटी सूची में उम्मीदवारों में से एक है। यानी जो चुनी हुई शॉर्ट लिस्टेड जो चुनी हुई कैंडिडेट्स है उनमें से एक है। मिस्टर विनीत विल बी इलेक्टेड एज अ डीन ऑफ द प्रेस्टिजियस डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो मिस्टर श्री विनीत को प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एक्स के डीन के रूप में चुना जाएगा। तो क्या ऐसा बोला गया है कि चुना जाएगा, या फिर वो सूची में उन चुने गए लोगों में से एक हैं? मिस्टर विनीत विल नॉट बी इलेक्टेड एज अ डीन ऑफ प्रेस्टिजियस, या उनको नहीं जो है चुना जाएगा डीन के रूप में जो हमारा एक्स विश्वविद्यालय है। तो देखिए, उन्होंने बताया है कि ये जो कैंडिडेट है ये इस लिस्ट में जो है क्या है, ये इस लिस्ट का जो बात करी गई है कि
मान लीजिए आपने कोई एग्जाम जो है क्लियर किया और आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया। और मतलब 10 लोगों ने एग्जाम क्लियर करा और जो है पद एक ही है और 10 के 10 लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया उस पद के लिए। तो आगे चुनाव होने का और भी प्रोसीजर होंगे। तो हमसे बोला गया कि जो राम है, राम भी उनमें से एक था, तो राम क्या वह नौकरी पा सकेगा या राम वह नौकरी नहीं पा सकेगा? तो ये या राम को वह नौकरी मिलेगी, दूसरा हो गया राम को वह नौकरी नहीं मिलेगी। तो वो 10 में से यानी 10 लोगों को चुना गया है, 10 लोगों को जो है शॉर्टलिस्ट करा गया है उस नौकरी के लिए। यह कहना मुश्किल होगा कि राम को ही मिलेगी या राम को नहीं मिलेगी, कुछ भी हो सकता है। तो नाइदर वन नॉर टू, तो हमें नहीं पता दोनों में से कोई एक का मतलब दोनों में से कोई सही नहीं है, क्योंकि हमें पूरी तरीके से जो है जानकारी विनीत को लेकर नहीं दी गई है। तो आइदर वन, सॉरी यहाँ पर होगा आइदर वन, नॉट डी, गलती से वो उसको ठीक कर रहा, आइदर वन, दोनों में से एक, या तो एक हो सकता है या तो दूसरा हो सकता है। देखो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, सीधी सीधी बात है, या तो वो चुने जाएंगे या तो नहीं चुने जाएंगे, है ना, सी होगा। अगला तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वो सी होगा, वो डी नहीं होगा। 90% 90% ऑफ द टोटल स्कोर इन अ क्रिकेट मैच वाज स्कोर्ड बाय द फास्ट बॉलर्स। तो क्रिकेट मैच में कुल स्कोर का 90% तेज गेंदबाजों ने बनाया था। तो ही लाइक द टीम हैज 90% फास्ट बॉलर, यानी कहने का मतलब है टीम में, तो यहाँ द है, जो टीम में 90% फास्ट बॉलर है। अब ये ज़रूरी होगा क्या, आप मुझे खुद सोच के बताइए कि अगर किसी टीम का जो स्कोर है वो 90%, मान लीजिए किसी टीम ने 100 रन बनाए, 100 में से 90 रन उसके जो है फास्ट बॉलर ने बना दिए है, तो क्या मैं ये कहूँ कि अगर 10 खिलाड़ी हैं टीम में, तो क्रिकेट मैच में मान लीजिए 11 खिलाड़ी हैं, तो 11 को मान लीजिए 11 खिलाड़ी हैं, 11 में से 9 खिलाड़ी जो हैं वो क्या है, वो फास्ट बॉलर हैं, क्या ऐसा मैं कह सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि जो खिलाड़ी हैं, जो स्कोर है वो 90% जो है फास्ट बॉलर ने मिलाया। तो उससे ये नहीं स्पष्ट हो जाता कि जो टीम है उसके अंदर 90% फास्ट बॉलर हैं। द अर्ली बैट्समैन वर फास्ट बॉलर्स, तो कहीं से ये आपको जानकारी मिली कि प्रारंभिक जो बैट्समैन थे, जो बल्लेबाज थे, वो तेज गेंदबाज थे। तो ऐसा कहीं आपसे जानकारी मिली? नहीं मिली, ऐसी कोई जानकारी भी नहीं मिली। तो दोनों में से कोई भी जानकारी जो है पर्याप्त नहीं है, या दोनों निष्कर्ष पर्याप्त नहीं है इसका अनुसरण करने के लिए। तो कथन को स्पष्ट तौर से ये कहने के लिए कि जो कथन दिया गया है वो इनके आधार पर दिया गया है, तो इसीलिए इन दोनों में से कोई भी इसका जो है उत्तर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, द मूवी थिएटर्स आर अर्निंग क्वाइट वेल दीज डेज। तो कहा गया कि जो मूवी थिएटर हैं आज के दिन अच्छा कमा रहे हैं। तो अब जरा देखिए, नाउ डेज, अब आज के दिनों में, नाउ डेज इट इज़ हॉलीडे सीजन, सो पीपल वांट टू गेट रिलीफ बाय वाचिंग म्यूजिक, जो मूवीज़ हैं। अब इन दिनों छुट्टी का समय है, इसलिए लोग फिल्में देखकर राहत पाना चाहते हैं। ये दूसरा, पीपल आर लेजी इंस्टेड ऑफ अर्निंग मनी दे स्पेंड ऑन मूवीज। तो लोग आलसी हैं, पैसा कमाने की वजह पर फिल्मों पर खर्च कर रहे हैं। मान लीजिए अगर फिल्मों के थिएटर इन दोनों काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि कोई अच्छी पिक्चर आई हो और उस अच्छी पिक्चर की वजह से जो थिएटर है उसमें कमाई अच्छी की जा रही हो। तो कहीं से ऐसा आपको लग रहा है कि ये जो है छुट्टी का सीज़न देने की बात करी गई है कि ये छुट्टी का सीज़न है और इसकी वजह से जो है कमाई अच्छी हुई है। तो ज़रा ध्यान से सोचिए, ये आपके पास ऑप्शंस है, इनमें से क्या होगा। देखिए, कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये जो बात करी गई है छुट्टी के सीज़न की बात करी गई है और लोग जो है अपने रिलीफ पहुंचाने के लिए, अपने आप को आराम में रखने के लिए, या फिर अपने आप को जो है राहत देने के लिए क्या करते हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं। तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो पहला भी गलत हो गया। दूसरा क्या कि लोग आलसी हो गए तो इसलिए वो कमाने की जगह खर्च कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिया गया नहीं, वो भी नहीं दिया गया। बस बात इतनी हुई है कि थिएटर जो है आजकल अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं, बट जो आपको कंक्लूजन दिया हुआ है, जो निष्कर्ष दिया हुआ है, वो गलत दिया हुआ है। वो कथन के आधार पर स्पष्ट तौर से नहीं बता रहा है कि वो क्या बात कही गई है। आगे देखते हैं। According to the conclusion, people can enjoy the holiday at a place other than watching a movie during the holiday season, and it is not necessary that everyone is lazy. Apart from earning money, spend only the movie, and so it is clear that neither conclusion one nor second follows. निष्कर्ष के अनुसार लोग छुट्टी के दौरान फिल्म देखने के अलावा अन्य स्थान पर भी छुट्टी का आनंद ले सकते हैं, है ना। और यह आवश्यक नहीं है कि हर कोई आलसी हो और पैसा कमाने के अलावा केवल फिल्म पे खर्च करता हो। तो दोनों कंक्लूजन जो है ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 56,
स्टेटमेंट कथन क्या है? नॉलेज इज नॉट अ स्किल, जो ज्ञान है वो कौशल नहीं है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड बीइंग गेट एक्सपीरियंस्ड। तो ये क्या है? यह सीखने और अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रिया है। Uneducated people are not those who cannot write and read, but are those who are not willing to learn. अशिक्षित लोग वो नहीं जो लिखना और पढ़ना नहीं जानते, बल्कि वो हैं जो सीखने के लिए तत्पर नहीं हैं। तो ये आपको दो स्टेटमेंट दी हैं। दोज हु कैन नॉट राइट एंड रीड आर एजुकेटेड, जो लोग लिख और ना और पढ़ना नहीं जानते वे शिक्षित हैं। क्या हम उनको ये मान सकते हैं क्या वो शिक्षित हैं? ऊपर वाला अब देखिए, अशिक्षित लोग वो नहीं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, बल्कि वो हैं जो पढ़ने या लिखने के लिए यानी सीखने के लिए तत्पर नहीं है। तो जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते उनको हम क्या कह सकते हैं? शिक्षित कह सकते हैं। अगर वो तत्पर है तो शिक्षित कह सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट या दूसरे कथन के अनुसार, नॉलेज एंड स्किल्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो नॉलेज और स्किल दो अलग अलग चीजें हैं। तो पहला स्टेटमेंट को देखिए और पढ़ के बताइए कि नॉलेज और स्किल दो अलग अलग चीजें हैं, और इसका देखिए आपके पास कंक्लूजन दो है। अब जरा पीछे लौट के आइए, देखिए पहले को हम देखते हैं। अनएजुकेटेड पीपल आर नॉट दोज हु कैन नॉट राइट एंड रीड। अशिक्षित लोग वो नहीं जो लिखना और पढ़ना नहीं जानते, बल्कि वो होते हैं जो सीखने के लिए तत्पर नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम जो पढ़ना लिखना नहीं जानते उसको हम शिक्षित कह दें? तो ऐसा तो हमें कहीं नहीं बोला गया है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। वो लोग जो लिखना और पढ़ना नहीं जानते वे शिक्षित हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं कही गई है। क्योंकि अब देखिए शिक्षित हम यहाँ पर अगर ये होता कि जो लोग सीखने के लिए तत्पर हैं, क्या हम उन्हें शिक्षित कह सकते हैं? तो तब इसका जो स्टेटमेंट है वो फिर हमें चेक करना पड़ता। लेकिन ये जो बात कही गई है निष्कर्ष के अंदर वो गलत हो जाएगी। नॉलेज एंड स्किल्स आर टू डिफरेंट थिंग। तो क्या जो नॉलेज और स्किल की जो बात यहाँ पर कही गई है, क्या वो दो अलग अलग चीजें हैं? तो जरा ध्यान से देखिए, नॉलेज इज नॉट अ स्किल। तो नॉलेज ज्ञान कोई कौशल नहीं है। ज्ञान क्या है? एक सीखने का प्रक्रिया है। तो बिल्कुल नॉलेज एक और स्किल दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ठीक हो जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। तो हमारा ओनली क्या होगा इसका आंसर? पहला जो स्टेटमेंट है वो फॉलो करेगा, यानी सी। तो इसमें मतलब दूसरा, सॉरी यहाँ पर दूसरा फॉलो करेगा, वो होगा ए। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। अ टीचर सेड टू अ गार्जियन। एक अध्यापक ने गार्जियन से कहा, द चाइल्ड नीड्स टू बी कंसल्टेड। तो यानी जो बच्चा है, जो शिशु है, उसको कंसल्टेट करना चाहिए फॉर हिज बैड बिहेवियर, अपने बैड बिहेवियर के लिए। एक शिक्षक ने एक अभिभावक से कहा, इस बच्चे को उसके बुरे व्यवहार के लिए परामर्श की आवश्यकता है। यानी अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा है या कुछ इस तरीके से मिसबिहेव कर रहा है, तो जो टीचर है उसने अभिभावक से कहा कि इसको कंसल्ट करना चाहिए, इसको परामर्श की आवश्यकता है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा इस पे? काउंसलिंग इज वन ऑफ द वेज टू बिहेवियरल प्रॉब्लम। तो परामर्श व्यवहार समस्याओं के लिए, परामर्श यानी काउंसलिंग करना व्यवहार समस्याओं के लिए एक तरीका है। दूसरा, काउंसलिंग इज द ओनली वे टू करेक्ट बिहेवियर प्रॉब्लम। परामर्श ही व्यवहार समस्याओं को सही करने का एकमात्र तरीका है। दोनों में बस एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको आप अगर पता कर लोगे तो आप बता दोगे कि आंसर क्या है, कौन सा सही होगा, कौन सा ये होगा। तो अब आपके पास ये दो ऑप्शंस है। देखिए, जो अध्यापक है, जो शिक्षक है, उसने अभिभावक से कहा कि इस बच्चे को उसके बुरे व्यवहार के लिए परामर्श यानी काउंसलिंग किया, कंसल्टेटेड, नीड्स टू बी कंसल्टेटेड फॉर हिज बैड बिहेवियर, यानी इसको किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए जो इसको समझाए बुझाए और जो है उसको अच्छे व्यवहार में रहने का तरीका सिखाए। तो परामर्श व्यवहार समस्याओं के लिए एक तरीका है। तो काउंसलिंग जो है बहुत सारे तरीकों में से एक ऐसा तरीका है जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को सुधार सकता है, जो टीचर ने बोला। लेकिन सिर्फ काउंसलिंग ही तरीका नहीं है बिहेवियर प्रॉब्लम्स के लिए सुधार करने के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है, यहाँ पर हमें कोई क्लियरिटी नहीं है इसके रिगार्डिंग। लेकिन हाँ, टीचर की बात को देखकर लगता है कि जो काउंसलिंग है वो एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो यानी क्या आपको फॉलो करेगा? ओनली जो पहली स्टेटमेंट है वही फॉलो करेगी, यानी ऑप्शन जो बी है वो आपका आंसर होगा। अब आता है हमारा स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन 58 स्टेटमेंट, वी शुड डेवलप आवर ट्रेडिशनल वीविंग मेथड बाय प्रमोटिंग हैंडीक्राफ्ट। हमें हस्तलिपि को बढ़ावा देकर हमारी पारंपरिक बुनाई विविध
का विकास करना चाहिए। यानी हमें ट्रेडिशनल यानी हस्तलिपि को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देकर जो हमारी पारंपरिक बुनाई का तरीका है उसको विकास करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। तो अब यहाँ कंक्लूजन देखिए, देयर आर वेरियस ट्रेडिशनल वीविंग मेथड्स, विभिन्न पारंपरिक बुनाई विधियां हैं। अब देखिए बहुत सारी जो ट्रेडिशनल वीविंग है यानी विभिन्न पारंपरिक बुनाई विधियां हैं या हैंडक्राफ्ट्स प्रोड्यूस आर नॉट अफोर्डेबल फॉर द पब्लिक, हस्तलिपि उत्पाद सार्वजनिक के लिए सस्ते नहीं हैं। तो अब आपको बताना है इसमें से क्या है। देखिए, वी शुड डेवलप अवर ट्रेडिशनल वीविंग मेथड बाय प्रमोटिंग हैंडीक्राफ्ट। तो हमें हस्तलिपि को बढ़ावा देकर हमारी पारंपरिक बुनाई है, जो पारंपरिक बुनाई है विधि का विकास करना चाहिए। तो विभिन्न पारंपरिक बुनाई विधियां हो सकती हैं और उसमें से क्या हो गई, एक हस्तलिपि। हमें हस्तलिपि को जो है यानी हैंडक्राफ्ट को जो है डेवलप करना चाहिए। अब ऐसा कहीं कहा गया है कि जो हस्तलिपि उत्पाद हैं सार्वजनिक के लिए सस्ते नहीं होते, तो लोग हैं, पब्लिक है, उनके लिए सस्ते नहीं होते, ऐसा कहीं कहा नहीं गया है। तो इसीलिए पहला ही स्टेटमेंट जो है हमें उसके बारे में बताया गया है, तो पहला ही स्टेटमेंट ट्रू होगा। आगे देखते हैं स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 59, स्टेटमेंट कथन। An amendment to the Industrial Employment Act 1946 to prevent sexual harassment at workplace by Indian women's organization was happily welcomed. भारतीय महिला संगठन द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 में संशोधन का सहर्ष स्वागत किया, यानी अच्छे से स्वागत किया। अब कंक्लूजन क्या है, इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इज मोर देन अदर डेवलप्ड कंट्रीज एट वर्क प्लेस। भारत जैसे विकासशील देशों में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अन्य विकसित देशों की तुलना में अधिक है। जो आपने ऊपर बात पढ़ी, क्या उससे आपको ये लगा स्टेटमेंट, मैनी कंपनीज इंडिया विल स्टॉप हायरिंग वुमेन टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए भारत में कई कंपनियां महिलाओं को नौकरी पर रखना बंद कर देंगी। ये आपके ऑप्शंस हैं, तो आप मुझे बताना है कि क्या इसका उत्तर होगा। देखिए, ये बोला गया एन अमेंडमेंट एक्ट टू द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस बाय इंडियन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन वॉज हैप्पीली वेलकम्ड। भारतीय महिला संगठन द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 में संशोधन का सहर्ष स्वागत किया गया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो कंपनियां हैं वो महिलाओं को नौकरी नहीं देंगी इस हरकत से बचने के लिए, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो आपका स्टेटमेंट, जो निष्कर्ष दूसरा है यानी कंक्लूजन सेकंड है, वो पूरी तरीके से खारिज है, वो गलत दिया हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर विकासशील देशों की, तो विकासशील देशों में कार्यस्थल पर महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न है अन्य विकसित देशों की तुलना में अधिक है, तभी हमें ऐसा जो है प्रिवेंट यानी अमेंडमेंट करना पड़ा, उसमें बदलाव करना पड़ा, संशोधन लाना पड़ा। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो इस बात को जो है हामी भरता है कि जो संशोधन लाने का जो पीछे का जो रीजन था वो इसीलिए था क्योंकि और देशों में शायद ये जो चीजें हैं वो अलग होंगी और इस देश में अलग हैं। अब तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, केवल 1 यानी ओनली 1 फॉलोज, यानी डी जो है उसका जो है सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 60, इट इज गुड टू हैव पेशेंस इज गुड इन द कैपिटल मार्केट। यानी पूंजी बाजार में धैर्य रखना अच्छा होता है। पूंजी कैपिटल मार्केट का मतलब होता है मनी मार्केट, तो उसका मुझे बोला गया है। अगला कंक्लूजन, देयर विल बी गुड रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो धैर्य क्यों रखना है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा, पैसा मिलेगा। एनी पर्सन शुड थिंक फ्रॉम नाउ फॉर देयर ओन प्रॉफिट। किसी भी व्यक्ति को अब से अपने लाभ के बारे में सोचना चाहिए। तो आपको बताना है कि ये जो बात कही गई है क्या ये सही है या गलत है। तो जरा ध्यान से देखिए, देयर विल बी गुड रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो धैर्य क्यों रखना चाहिए पूंजी पैसा में, तो धैर्य रखने के पीछे का रीजन क्या है कि उनको अच्छा पैसा मिल सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी धैर्य होगा तो आप ज़्यादा समय तक इंतजार करेंगे। अगर आप ज़्यादा समय तक इंतजार करेंगे तो आपको जो है पैसा मिलने का, जो लाभ होने का फायदा जो है वह ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो आपकी क्या होगी, ट्रू होगी।
अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 को, यानी कंक्लूजन दूसरे को लेकर। कंक्लूजन 1 तो सही है। एनी पर्सन शुड थिंक फ्रॉम नाउ फॉर देयर ओन प्रॉफिट। किसी भी व्यक्ति को अब से अपने लाभ के बारे में सोचना चाहिए। क्या ऐसा है कि हर एक व्यक्ति को अपने लाभ के बारे में सोचना चाहिए? तो ऐसा कहीं हमें देख अभी नहीं मिला है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक, सी इसका जो है सही आंसर होगा, केवल एक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंज्यूमर गुड्स पैक्ड इन प्लास्टिक आर मास प्रोड्यूस्ड एंड पैकेज्ड इन प्लास्टिक आर मास प्रोड्यूस्ड एंड हैव बिकम अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक में पैक किए गए उपभोक्ता सामग्री सामूहिक रूप से उत्पादित होती है और यह पर्यावरण के लिए खराब बनाया गया है। मास प्रोडक्शन, कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या है इसका? मास प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैज जनरेटेड अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। उपभोक्ता सामग्री के सामूहिक उत्पादन ने पर्यावरण को प्रभावित करने वाले प्लास्टिक कचरे को बहुतायत पैदा किया है। दूसरा, वी नीड टू स्टार्ट यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल्स फॉर पैकेजिंग द गुड्स। हमें सामग्री को पैक करने के लिए पारिस्थितिक के अनुकूल सामग्री का उपयोग करना की आवश्यकता है। तो अब आपको ये बताना है इन दोनों में से, निष्कर्षों में से पहला वाला कथन कौन सा सही है। तो जरा अब ये आपके ऑप्शन से जरा देख लीजिए। तो अब जरा ध्यान से आते हैं। कंज्यूमर गुड्स पैक्ड इन प्लास्टिक आर मास प्रोड्यूस्ड एंड हैव बिकम अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। प्लास्टिक में पैक की गई उपभोक्ता सामग्री सामूहिक रूप से उत्पादित होती है, बिल्कुल, और यह पर्यावरण के लिए खतरा बन गया, ठीक है। मास प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैज जनरेटेड अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, बिल्कुल, ये जो कथन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निष्कर्ष, उपभोक्त सामग्री को सामूहिक उत्पादन पर्यावरण को प्रभावित करने वाले प्लास्टिक कचरे का बहुतायत पैदा किया है। हाँ, ये सही है। We need to start using eco-friendly materials for packaging the goods। तो कहीं ऐसी बात करी गई है कि हमें सामग्री को पैक करने के लिए परिस्थितिकी अनुकूल सामग्री का उपयोग शुरू करना की आवश्यकता है। तो ऐसा कहीं हमें बताया नहीं गया है, नहीं ऐसी कोई जानकारी हमें दी गई है, तो ये नहीं होगा। पहला ही वाला जो है ट्रू होगा, तो पहला ही ट्रू है, तो ओनली वन फॉलोस, तो ए जो है इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 62 की। सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है? एसिडिक इन नेचर। द पीएच वैल्यू ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 7.5। तो जो पीएच वैल्यू है सल्फ्यूरिक एसिड की वो 7.5 है। तो सल्फ्यूरिक अम्लीय प्रकृति में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रकृति में अम्लीय होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 है। सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन सम फास्फोरस। तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है? कुछ फास्फोरस है। तो मुझे बताइए क्या होता है। देखिए, अगर कोई एसिड होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है ना वो 7 से कम होता है। 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल, ना ही वो क्षारीय रहता, ना ही वो अम्लीय रहता, ना ही वो एसिड होता, ना ही वो बेस होता। तो ये भी गलत, ये भी गलत। सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन नहीं, सल्फ्यूरिक सल्फर कंटेन करेगा, फास्फोरस क्यों करेगा? तो दोनों गलत। तो बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन ब्रेन। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा उत्सर्जित विद्युतीय चुंबकीय विवरण मानव मस्तिष्क के लिए हानिकारक है। कंक्लूजन क्या है इसके ऊपर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अफेक्ट ह्यूमन ब्रेन सेल्स। विद्युत चुंबकीय तरंग मानव मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करती है। तो देखिए, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, जो मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं, इसमें जो काम होता है, या फिर जो मैं बात करूँ जो मस्तिष्क जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, यह हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बेसिकली क्या होता है, ये जो विद्युतीय तरंगों के साथ यह काम करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द ह्यूमन ब्रेन। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों पर मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। और आपके ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ह्यूमन का ब्रेन जो है उस पर हार्मफुल डिवाइस जो होते हैं उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक निकलता है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। तो ये ब्रेन के सेल की यानी मानव मस्तिष्क कोशिकाओं को प्रभावित करती है। तो बिल्कुल ठीक है, इसीलिए जो ह्यूमन का ब्रेन है उसमें नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों ही ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स आर ऑलवेज रेडी टू पे अ हाई प्राइस फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। माता पिता हमेशा अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च मूल्य चुकाने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसा जो क्वेश्चन है वो हमने पिछली क्लासों में भी करा है, अगर आपको याद हो तो ऐसा ही कुछ सवाल हमने अभी पिछली क्लासों में करा है। तो जरा इसको ध्यान से देखिए।
ऑल पेरेंट्स आर वेरी गुड दीज डेज, क्या सभी माता पिता बहुत अच्छे हैं? तो या माता पिता के पास अच्छी स्कूल शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों को सही विकास के लिए जुनून है। दो पेरेंट्स हैव अ पैशन फॉर द राइट डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन थ्रू गुड स्कूलिंग। तो इसका आप सही जवाब चुन के बताइए क्या होगा। ऑप्शंस आपके लिए ये हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए, सभी माता पिता अच्छे हैं इन दिनों, तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। बस इतना बोला गया है कि माता पिता जो हैं वो तैयार हैं अच्छा उच्च दाम देने के लिए, उच्च जो मूल्य चुकाने के लिए अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि माता पिता के पास अच्छी स्कूल शिक्षा के माध्यम से माता पिता क्या करना चाहते हैं, जुनून है, ताकि अच्छी स्कूलिंग से वे अपने बच्चों का जो भविष्य है उसको सुरक्षित कर सके और उसका सही विकास कर सके। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक दिया गया। तो यानी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस, तो केवल निष्कर्ष 2 का पालन करता है। आगे बढ़ते हैं। जे ओम के मीन्स के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसका मतलब क्या हो गया कि के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जे इज स्मॉलर देन ग्रेटर देन के। अब इसका मतलब क्या हो गया नीचे वाले का, देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। के डिवाइडेड बाय, यानी के इज इक्वल टू एम, के इज इक्वल टू एम। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो जे क्या हो जाएगा, देखिए जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू के और एम। अब इसका मतलब क्या हो गया, एन इज स्मॉलर देन जे, और जो एन है वो जे से क्या है, छोटा। एन सबसे छोटा हो गया, तो ये इस तरीके का जो है रिलेशन बन गया, यानी एन इज स्मॉलर देन जे। तो यू और टी जरा ध्यान से देखिए। अब हमें बताइए यू जो टी है वो बड़ा है इस तरीके से, और आर एस बड़ा है इस तरीके से हो सकता है, और एस और जो ये है छोटा है किससे, यू से। एस यू से छोटा है, एस यू से छोटा है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अगर एस यू से छोटा है और यू जो है टी से बड़ा है, आर और एस, आर जो है एस से बड़ा है और एस के बराबर है, पर यू से क्या होगा, छोटा ही तो होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एस जो एस है वो आर से बड़ा है और उससे छोटा है और उससे बड़ा है और उसके बराबर है, तो इस तरीके से आर भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन है। तो देख लीजिए, आपकी दोनों स्टेटमेंट ये हो गई। अब आपका इसमें से आएगा निष्कर्ष, और इसका निष्कर्ष क्या हो गया, आर टी आर यू। तो जरा इसको बनाइए। क्या आ रहा था, आर यू, पहले क्या आ रहा था, आर एस, और ये क्या आ गया था, यू टी। क्या इस तरीके से जो है हमारा ड्रॉ बनाया जो स्ट्रक्चर, तो क्या है एस और टी, इसका मतलब क्या होता है, एस और टी आपस में क्या है, बराबर है, छोटे हैं। तो जरा यहाँ से ध्यान से देखिए, एस और टी के बीच में क्या है, जरा ध्यान से बताइए, आर एस यू टी, आर एस यू टी। ओ इस तरीके से ये बन गया, तो आर एस यू फिर टी, राइट। तो इस तरीके से बन गया। अब जरा यहाँ पर बताइए, एस ट्राइंगल का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा, एस टी से छोटा है, या एस जो है टी से छोटा है और एस जो है टी बड़ा है। तो इसमें से बताइए कौन सा जो कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा, राइट। बताइए जल्दी, कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, 1 2, जल्दी आंसर दीजिए। और आर यू से छोटा है, एस बी टी से छोटा है, आर बी यू से छोटा है, तो इसमें क्या होंगे, दोनों फॉलो करेंगे, बोथ, बोथ जो है सी, दोनों फॉलो करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, रेगुलर एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग इंक्रीज
सेरोटोनिन लेवल्स विच हेल्प्स टू इंक्रीज ओवरऑल इम्यूनिटी। तो जो प्रातःकालीन या नियमित व्यायाम से सेरोटोनिन स्तर में वृद्धि होती है, जो समग्र प्रतिरोधी शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। प्रतिरोधी मतलब जो हमारी इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है, जो रोग के प्रति लड़ती है, उस शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। तो एक्सरसाइज इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी। तो कहने का मतलब है कि जो एक्सरसाइज है वो हेल्पफुल है और उससे इम्यूनिटी यानी जो प्रतिरोधक शक्ति है उसको बढ़ने में सहायता या सहायक होती है। क्या इससे ये पता चलता है? इंक्रीज इन सेरोटोनिन लेवल्स हेल्प्स टू क्लाम द बॉडी। तो यानी सेरोटोनिन लेवल के बढ़ने से क्या बॉडी में कामनेस आती है, शांत होता है। तो देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग इंक्रीज सेरोटोनिन लेवल। तो सेरोटोनिन जो लेवल है उसके बढ़ने से काम नहीं होता है दिमाग, उसके बढ़ने से जो है इम्यूनिटी बढ़ती है और एक्सरसाइज करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। तो यानी पहला कंक्लूजन ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसमें से जो आपका आंसर डी है उसको आप क्या करेंगे, जो है टिक करेंगे, पहला ही ठीक है। आगे करते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द लॉजिकल करेक्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो जो आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके ऊपर से आपको बताना है कि कौन सा जो है सही है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। तो डॉक्टर ने पेशेंट को क्या कहा? 8 hours ऑफ स्लीप इज नेसेसरी फॉर हेल्दी बॉडी एंड माइंड। तो 8 घंटे की जो नींद है वो बहुत जरूरी है हेल्दी बॉडी और माइंड के लिए। ठीक है। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। डॉक्टर ने रोगी से कहा 8 hours ऑफ स्लीप इज नेसेसरी फॉर द हेल्दी बॉडी एंड माइंड। 9 hours ऑफ स्लीप इज हार्मफुल टू द हेल्थ। क्या हमें ये कहीं से पता चल रहा है कि 9 घंटे की जो नींद है वो हेल्थ के लिए नुकसानदेह होगी? 8 hours ऑफ गुड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू बी हेल्दी। तो 8 घंटे की जो नींद है वो बहुत जरूरी है किसी पर्सन को हेल्दी रहने के लिए। आपके पास ऑप्शंस हैं ये, राइट। तो हमें कहीं ऐसा नहीं पता चला कि 9 घंटे की जो हमारी नींद है वो हानिकारक हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है किसी जो व्यक्ति है उसको स्वस्थ रहने के लिए। तो यानी दूसरा जो कथन है वो पूर्ण तरह से सही है। तो सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट टाइम टू स्टडी इज इन द मॉर्निंग। अध्ययन करने का सर्वश्रेष्ठ समय सुबह होता है। तो बेस्ट टाइम टू स्टडी इज इन द मॉर्निंग। तो पढ़ने का या अध्ययन करने का सबसे जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो कब है? सुबह। नो द टाइम इज गुड टू स्टडी। क्या और भी कोई ऐसा समय, कोई अन्य समय अध्ययन करने के लिए अच्छा नहीं होता? ऐसा नहीं है, सब समय अच्छे हैं, लेकिन उन सब में सबसे उपयुक्त या फिर हम बात करें सबसे अच्छा कौन, या हम किसे कहेंगे तो सर्वश्रेष्ठ किसे कहेंगे? सुबह को कहेंगे। अ पर्सन शुड स्टडी ओनली इन द मॉर्निंग। क्या किसी एक व्यक्ति को सुबह ही अध्ययन करना चाहिए? ऐसा भी नहीं है कि सुबह ही पढ़ना चाहिए। तो ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है, बस वो सुबह के पढ़ने को लेकर बात की गई है कि सुबह पढ़ने का जो समय होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो यानी इसमें होगा बी ऑप्शन, नाइदर वन नॉर टू। दोनों में से कोई भी यह जो है पालन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 69। राजू इज ओल्डर देन रिंकू। तो जो राजू है वो रिंकू से बड़ा है। राजू रिंकू से बड़ा है। और तनु इज ओल्डर देन सुषमा। और तनु जो है सुषमा से बड़ी है। राजू, अब जरा ध्यान से देखिए, राजू ओल्डर देन रिंकू और तनु जो है सुषमा से बड़ी है। सुषमा इज अमंगेस्ट जो है 4। तो सुषमा जो है चारों में सबसे बड़ी है। और तनु इज ओल्डर देन सुषमा। तो तनु सुषमा से बड़ी है। राजू जो है रिंकू से बड़ा है। ये रिंकू कर दो। क्या ये बोला गया है कि सुषमा जो है सबसे बड़ी है? क्या आप इस कथन को सही मानेंगे? बिल्कुल गलत। अगर ये चारों एक दूसरे से जुड़े होते तो तनु सबसे बड़ी होती, तो ये गलत हो जाएगा। यह कथन पूर्णतः गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। ऑल स्टिकर्स आर पेंटिंग, नो पेंटिंग्स इज ड्राइंग। अब देखिए ये जो है ना, थोड़ा सा अब इसको और समझिए। ऑल स्टिकर्स आर पेंटिंग, मैं इस तरीके से कह दूं, ऑल स्टिकर्स आर पेंटिंग। ये थोड़ा सा एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन की तरह हो गया। ऑल स्टिकर्स आर पेंटिंग, नो पेंटिंग इज ड्राइंग। तो ड्राइंग बिल्कुल अलग हो जाएगी। कोई भी पेंटिंग ड्राइंग नहीं है। तो सम स्टिकर्स आर ड्राइंग। क्या कुछ स्टिकर ड्राइंग हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। नो ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग पेंटिंग, यानी कोई ड्राइंग चित्रकारी नहीं है। कोई पेंटिंग, देखिए कोई पेंटिंग ड्राइंग नहीं है।
तो क्या कोई ड्राइंग चित्रकारी नहीं है? तो आप जल्दी से बताइए क्या स्टेटमेंट जो 2 है वो सही है? वो बिल्कुल ठीक है। जब कोई भी चित्रकारी, कोई भी पेंटिंग चित्रकारी नहीं है तो कोई चित्रकारी पेंटिंग कैसे हो सकती है? तो ये ठीक हो जाएगा, ओनली 2, केवल 2 का ही पालन होगा, है ना? तो इस तरीके से ये जो है हमारे सिलोजिज्म की तरह वेन डायग्राम बनाएंगे और उसकी तरह हो जाएगा। The reputation of financial institutions, statement है ये, had declined as the government appointed bureaucrats with no experience in finance as directors of these institutions. वित्तीय संस्थानों की प्रतिष्ठता में कमी आई थी क्योंकि सरकारों ने इन संस्थानों के निदेशक के रूप में वित्त में कोई अनुभव नहीं होने वाले नौकरशाहों को नियुक्त किया था, है ना? अब दोनों आप निष्कर्ष देख लीजिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? शुड अपॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कीपिंग इन द व्यू द एक्सपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सरकार को वित्तीय संस्थानों के निदेशक की नियुक्ति करते समय व्यक्ति के वित्तीय संस्थानों की में विशेषज्ञता को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, the director of financial institution should have expertise in line with the financial work performed by the institution. वित्तीय संस्थानों के निदेशक को संस्थान द्वारा किए जाने वाले वित्तीय कार्य और अनुरूप विशेषज्ञता होनी चाहिए। अब आपको इनमें से ऑप्शंस में से चुन के बताना क्या होगा। ध्यान से देखिए, वित्तीय संस्थानों की प्रतिष्ठता में कमी आई थी क्योंकि सरकारों ने इन संस्थानों के निदेशक के रूप में वित्त में कोई अनुभव नहीं होने वाले नौकरशाहों को नियुक्त किया गया था। यानी जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनके अंदर क्या हुआ, उनके अंदर जो है उनकी जो रेपुटेशन है, उनकी जो प्रतिष्ठा है उसमें कमी आई, प्रतिष्ठा में कमी आई क्योंकि जो उनके ब्यूरोक्रेट थे, जो डायरेक्टर पद पे थे, जो निदेशक पद पे थे, उनके अंदर क्या नहीं था, अनुभव नहीं था। तो सरकार को वित्तीय संस्थानों के निदेशकों की नियुक्ति करते समय क्या यह ध्यान में रखना चाहिए कि व्यक्ति को वित्तीय संस्थानों में विशेषज्ञता हो? बिल्कुल सही बात है, इस बारे में तो बिल्कुल पता होना चाहिए, तो ये तो सही होगा। दूसरा, वित्तीय संस्थानों के निदेशक को संस्थान द्वारा किए जाने वाले वित्तीय कार्यों के अनुरूप विशेषज्ञता होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर जब तक उस व्यक्ति को नहीं पता होगा कि उसके संस्थान का कार्य किस तरीके से किया जा रहा है तो वह उसकी रेपुटेशन को लेकर कैसे काम करेगा। तो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड हैव एक्सपर्टाइज इन लाइन विद द फाइनेंशियल वर्क परफॉर्म बाय द इंस्टीट्यूशन। तो सेकंड भी जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यानी दोनों 1 और 2 दोनों जो है निष्कर्ष पालन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 72, द चीफ कुक टोल्ड हिज असिस्टेंट, तो जो मुख्य रसोइया है उसने अपने सहायक से कहा, दिस कुकीज इज नॉट कुक्ड प्रॉपरली, जो यह कुकीज हैं या जो बिस्किट हैं, जो कुकीज हैं, यह ठीक से नहीं पकी हैं। द मेन कुक वांट्स टू शो द मिस्टेक ऑफ हिज असिस्टेंट, क्या कोई सहायक जो मुख्य रसोइया था वह अपने सहायक की गलती दिखाना चाहते थे, या द मेन कुक लाइक्स कुकीज, या मेन कुक को कुकीज पसंद आई। देखिए, अगर जो कुकी है वो अच्छे से पकी नहीं है तो इसका मतलब कि वो स्वादिष्ट नहीं होंगी, तो मुख्य रसोइया को तो वो कुक पसंद आई ही नहीं होंगी, जाहिर सी बात है। तो द मेन कुक, क्या मेन कुक जो है, अभी आप ऑप्शंस और देख लीजिए, क्या मेन कुक गलती बताना चाहते थे अपने सहायक को? बिल्कुल बताना चाहते थे, तभी उन्होंने बताया कि ये जो बिस्किट हैं, ये जो कुकीज हैं, ये ठीक से नहीं पके हैं। यानी पहला जो है वो सही होगा, पहला कथन ठीक है, क्योंकि उनको बताना था कि जो कुकी हैं वो ठीक से नहीं पकी हैं, और जो कुकीज़ हैं वो नहीं पकी हैं और उनको वह पसंद नहीं आई हैं। तो जो है ये बात उनको बतानी थी अपने सहायक को। तो ऑप्शन ए यानी केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, कंक्लूजन 1 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 73, अ कोट सेज द बैलेट बर्ड, जो बैलेट बर्ड है, लिव टुगेदर इन द कम्युनिटी। तो जो बैलेट बर्ड है, बैलेट पक्षियां समुदाय में रहना पसंद करती हैं या समुदाय में रहती हैं। एक उदाहरण कहता है, पीपल विद द सेम एटीट्यूड कैन स्टे टुगेदर लॉन्ग टाइम, एक ही रवैये वाले लोग लंबे समय तक रह सकते हैं। दूसरा, द चिक्स शुड बी कलर्ड यूजिंग द सेम कलर, चूजों को एक ही रंग का उपयोग करके रंगना चाहिए। तो ये कोट है और इस कोट का जो है आपको आंसर देना है अगर आपको इसका मतलब समझ में आता है। अब जरा बताइए, ये आपके ऑप्शंस थे, जरा देख लीजिए, दोनों में से कोई नहीं, ये दूसरा या पहला। अब जो है इसका आपको उत्तर देना है।
द बैलेट वर्ड्स लिव टुगेदर इन द कम्युनिटी, यानी पीपल विद द सेम एटीट्यूड, एक ही रवैये वाले लोग लंबे समय तक साथ रह सकते हैं, है ना। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो दोनों खरबूजे फिर साथ रहते हैं बेल पे। तो द चिक शुड बी कलर्ड यूजिंग द सेम कलर, तो चूजों को एक ही रंग का उपयोग से या एक ही रंग से रंगना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। हाँ, इससे ये हम तर्क लगा सकते हैं कि एक ही जैसे रवैया, एक ही रवैया वाले लोग लंबे समय तक साथ रह सकते हैं, राइट। ओनली वन, डी जो है इसका सही जो है उत्तर होगा। 74, प्रेमा सैड टू हर फ्रेंड, जो प्रेमा है उसने अपने दोस्त से कहा, माई चिल्ड्रन नीला एंड लीला, तो कौन से बच्चे उनके, नीला और लीला, हैड अ लॉट ऑफ फन एट द वाटर पार्क। तो प्रेमा ने सहेली से कहा कि मेरे बच्चे नीला और लीला ने वाटर पार्क में बहुत मजा किया। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला, नीला और लीला प्रेम की संतान है, प्रेमा की संतान है, तभी तो वो कह रही है कि मेरे बच्चों ने करा, तो फिर सही बात है, वो प्रेमा की तो संतान है। प्रेमा टुक देम टू द वाटर पार्क, तो क्या प्रेमा उन्हें वाटर पार्क लेके गई या उनके बच्चों ने उन्हें हमें बताया? तो ये आपके पास दोनों स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से क्या होगा। तो देखिए, जब प्रेमा ने बताया कि मेरे बच्चों ने वाटर पार्क में बहुत मजा किया, तो जाहिर सी बात है प्रेमा उन्हें वाटर पार्क ले गई होगी, तभी तो वो उनको देखकर बता रही है कि वो उनकी खुशियों को देखकर, कि उस जिस तरीके से वो अपनी खुशियां जाहिर कर रहे होंगे वाटर पार्क को लेकर, तभी उसने ये गणना करी। तो यानी दोनों कंक्लूजन जो है फॉलो करते हैं, यानी इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट बोथ कंक्लूजन 1 and 2 लॉजिकली फॉलो द स्टेटमेंट, दोनों करते हैं। इन द रिसेंट यानी हाल ही में इंडिया वर्सेस श्रीलंका, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्सेस श्रीलंका ओडीआई मैच, अ टीम स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 200 रन्स, ऑफ दीज 160 रन्स वर स्कोर्ड बाय स्पिनर्स। हाल ही में भारत बनाम श्रीलंका वनडे यानी ओडीआई वनडे मैच में एक टीम ने कुल 200 रन बनाए, इसमें 160 स्पिनरों ने बनाए। तो कोई टीम थी जिसने, भारत की हो सकती है, वो इंडिया की हो सकती है, और उन्होंने 160 रन बनाए। तो क्या टीम के अंदर 60-80 स्पिनर हैं? तो ये तो बहुत बेकार वाली बात होगी, आपको भी पता है इतने तो खिलाड़ी नहीं होते जो 80 स्पिनर हो जाएंगे। ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स, क्या आप ये कह सकते हैं कि ओपनिंग बैट्समैन स्पिनर थे? हम नहीं कह सकते, हम बस ये कह सकते हैं कि जो स्पिनर्स थे उन्होंने इतना जो अंक तालिका है उसमें जो है 200 रन में से 160 बनाए। मान लो पूरी टीम ने 200 रन बनाए, तो 11 लोगों की टीम होती है, तो आपको भी पता है टीम के अंदर बल्लेबाज भी होते हैं, टीम के अंदर गेंदबाज भी होते हैं, टीम के अंदर तेज गेंदबाज होते हैं, मध्यम गेंदबाज होते हैं, स्पिनर गेंदबाज होते हैं, और उसके साथ साथ टीम में जो है ऑलराउंडर भी होता है। तो हम ये कहें कि ऑल ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स, तो कहीं से ऐसा दिया गया है ये स्टेटमेंट कि जो ओपनिंग बैट्समैन थे उन्होंने 160 रन बनाए और स्पिनरों ने 160 बनाए? तो ऐसा कहीं स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, तो हम नहीं बता सकते कि ओपनिंग बैट्समैन जो थे वो स्पिनर थे या नहीं थे। क्या टीम हैज 80 स्पिनर्स, तो क्या टीम के पास 80 स्पिनर्स हैं? तो ऐसा देखिए, खिलाड़ी ही 11 होते तो 80 स्पिनर्स कहाँ से ही होंगे, तो ये तो गलत बात हो गई। तो अब इसमें से बताना है कौन सा कंक्लूजन होगा। दोनों ही नहीं फॉलो करेंगे, ना तो एक ना तो दो, यानी दोनों कंक्लूजन जो है दोनों ही नहीं फॉलो कर रहे। तो यहाँ पर आज की क्लास में भी हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस करे, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, इनको आप आसानी से बना सकते हैं, किसी भी तरीके की जो समस्या है आपको नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके के सवाल जो हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आपको तैयार रहना चाहिए ऐसे सवालों को करने के लिए, जिससे जब आपकी परीक्षा हो तो आपके अंक अच्छे आएँ, और अंक तभी अच्छे आएंगे जब आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करेंगे, इस तरीके के सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार अपना जो समय है इसी तरीके के जो सवालों को करने में लगाएंगे। देखिए, जितना ज़्यादा आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो आपका मस्तिष्क का जो स्तर है, जो आपके थिंकिंग लेवल है, जिस लेवल पे जाके और आप सोचते हो, वह थोड़ा-सा ऊपर आ जाएगा, यानी वो थोड़ा-सा और ऊपर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा-सा और ज़्यादा सोचने लगेंगे, आपका जो सोचन शक्ति है, जो सोचते हैं, आपकी माइंड की जो पावर है, थिंकिंग पावर है, वो बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से आपको काम करना है, आपको अपने थोड़ा-सा मेहनत करनी है और उस पे काम करना है। तो इससे होगा क्या कि जब आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके के कार्यवत में जो है इन्वॉल्व रहेंगे, तो आप जो सवाल है उनको अच्छे से कर पाएँगे।
तो बाकी की जो बातें हैं वो हम अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए आप इन सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी आपको दिक्कत आती है, आप हमसे अपने जो सवाल हैं वो पूछिए। किस तरीके से वो सवाल हल होगा, इस बारे में भी जो जानकारी है हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। हमारे साथ आज की क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपसे मिलते हैं दूसरी क्लास में, यानी अगली क्लास में, जिसमें हम और भी जो दूसरे सवाल हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे आपसे, और इसी तरीके की जो जानकारी आपसे साझा करेंगे। देखिए, आप अगर अपने तरफ से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये सवाल क्या है? ये प्रैक्टिस ही तो है। जितना ज़्यादा आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना ज़्यादा जो है आप जो है सवाल बना लेंगे। देखिए, अगर 2018 में कितने आसानी से जो सवाल हैं वो इस तरीके से पूछे जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसी तरीके के जो सवाल हैं वो आपसे आगे भी पूछे जाएँगे। बस आपको है कि आपको निरंतर अभ्यास अपनी चीज़ों पे करते रहना होगा, जिससे आपको कोई समस्या पैदा ना हो। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। बाकी आपके साथ जो और भी जानकारी होगी वो अगली कक्षा में आपके साथ जो है साझा करी जाएगी। तब तक के लिए आप अपने जो सवाल हैं उनका अभ्यास करते रहिए। तो मुलाकात करते हैं आपसे अगली क्लास में। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।